नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग मॉडल सेट 3 करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो भी बैक पेपर और लेफ्ट ओवर वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास होने वाली है स्पेशल। इस क्लास की भी पीडीएफ या इससे पहले वाली जो भी क्लासेस हैं उन सभी की पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप www.globaliti.org वेबसाइट का यूज करके। ठीक है, आप आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमेशा आप लोगों की एक ही समस्या रहती है कि सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो पीडीएफ आप यहाँ से जाके ग्लोबल आई वेबसाइट पे नई अपडेट पे जाएंगे। नई अपडेट के बाद फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर पे जब आप क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस पे जब आप नीचे जाएंगे तो सीबीटी एग्जाम पेपर डाउनलोड के नाम से एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है। इस मॉडल पेपर में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर सभी के लिए मॉडल पेपर यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का अपना मॉडल सेट 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। एमसीबी का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा। एमसीबी का फुल फॉर्म है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी एकदम सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा, जो हमारा एमसीबी है ये एमसीबी किस वायर से जुड़ा होता है? फेज से जुड़ा होता है, फेज वायर से या फिर न्यूट्रल वायर से। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए यहाँ पे कि एमसीबी को हमेशा फेज वायर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एमसीबी को फेज वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। फेज वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फेज वायर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है, ये होती है हमारी एमसीबी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड का एक फिगर आपके सामने दिया हुआ है। इसका नाम आपको बताना है। मैं एक बार जूम आउट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपको क्लियर दिख जाएगा। ये जो कूलिंग का मेथड है ये कौन सा मेथड है? तो देखो इसमें दिख रहा होगा आपको कि टोटल पूरा इसमें क्या भरा हुआ भाई, यहाँ पे ऐसे ऑयल की तरह कुछ ना कुछ भरा हुआ है ना। ये पूरा इसका कोर जो है ऑयल में डूबा हुआ है। तो ये कूलिंग का कौन सा मेथड हो जाएगा? ये कूलिंग का कौन सा मेथड हो जाएगा भाई? अब पूरे ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप। हाँ, अब पूरे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए दिया हुआ है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग। वाटर फोर्स्ड यहाँ पे कहीं बाहर से किया जा रहा है क्या? बाहर से तो वाटर फोर्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग, या फिर ऑयल नेचुरल कूलिंग। चार ऑप्शन दिए हुए, चारों के चारों ऑयल से ही रिलेटेड है। तो अब ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों ऑयल से ही रिलेटेड ऑप्शन है ना। तो देखिए यहाँ पे वाटर फोर्स की बात किया तो वाटर फोर्स का इसमें कुछ प्राविधान तो है नहीं। फिर एयर फोर्स की भी बात किया तो एयर फोर्स के लिए कहीं पे इधर एयर ब्लोअर या फिर कोई फैन एडजस्ट फैन कोई नहीं लगा हुआ है। ठीक है, फिर आपका बात क्या है, यहाँ पे भी एयर फोर्स कूलिंग की ही बात किया है। तो एयरफोर्स तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये क्या है भाई? ये ऑयल का नेचुरल कूलिंग मेथड है। क्या है? ऑयल का नेचुरल कूलिंग मेथड है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि सिंपल यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये हमारा बाहरी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कोर है। यहाँ पे कोर पे वाइंडिंग की गई है और ये जो पूरा सेटअप है कोर और वाइंडिंग का, इसको हमने तेल में डुबो के रखा हुआ है। मतलब नेचुरली तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर जो है कूल हो रहा है ऑयल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑयल नेचुरल कूलिंग कह देंगे। यहाँ पे कोई भी बाहर से कोई फैन नहीं लगाया गया है या फिर वाटर पंप नहीं लगाया गया है। तो ये हमारा नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बीआईएस के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र कितना होता है? तो ऐसे यदि पूछे कि जो हमारा
कॉपर वायर है, कॉपर वायर का मिनिमम कौन सा साइज हम लोग यूज करते हैं, तो कॉपर वायर का हम लोग मिनिमम 0.5 mm स्क्वायर का साइज यूज कर लेते हैं। ठीक है, कितने का भाई, 0.5 mm स्क्वायर का। और यदि बात करेंगे हम लोग एल्यूमिनियम की, यदि हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का कितने का मिनिमम साइज कितने का होना चाहिए, 1.5 mm स्क्वायर का। ठीक है, यदि हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मिनिमम 1.5 mm स्क्वायर का। यदि कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कितने की भाई, 0.5 mm स्क्वायर की। ये 1.5 किसके लिए है, ये है आपका एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर सॉर्टेड। इसमें ए बी पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, ये है हमारा ए और बी पॉइंट, ये है ए और ये है बी पॉइंट। इसने बोला है कि सर्किट में क्या होगा यदि इस ए बी को शॉर्ट कर दिया जाए। जैसे ही हम इस ए बी को शॉर्ट करेंगे, जैसे ही इस ए बी को शॉर्ट करेंगे तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नियरर टू जीरो हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, जीरो के। करेक्ट जीरो तो नहीं होगा, लेकिन इक्विवेलेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, करेक्ट एग्जैक्ट जीरो भी कह सकते हैं जब हमारी सर्किट आइडियल हो, है ना। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, करंट इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगी, करंट इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगी। तो अब क्या होगा इस सर्किट में, देखिए अब ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग टिक कर लेंगे। टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच सर्किट करंट, सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांच, सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो। ये तो बहुत छोटा सा ऑप्शन दे दिया यार, क्वेश्चन जिस हिसाब से भौकाल बनाया है क्वेश्चन का, उस हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन इसको देना चाहिए था तगड़ा, ये तो छोटी सी बात कर दिया। तो भाई यहाँ पे बात किया है कि लघुपथित कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे बात कर दिया कि जीरो कर दिया। तो ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि यदि किसी सर्किट को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, किसी भी यदि नेटवर्क को शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया। हाँ, बात करेंट की यदि किया होता तब कुछ समझ में आती। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ये जो आपके सामने सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट किसका है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका डायक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डायक। डायक कैसे बना होता है, दो ट्रांजिस्टर को, सॉरी दो डायोड को एंटी पैरेलल में जोड़ के। डायक कैसे बना होता है, दो डायोड को एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में कनेक्ट करने पर डायोड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड वन है, ये डायक वन है, और यहाँ पे आपका डायोड टू है। ठीक है, अब बस आपसे पूछा है कि ये सर्किट किसके लिए है, ये सर्किट किसके लिए है। तो देखिए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एससीआर, एससीआर का तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज मल्टीप्लायर, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, यस, ये है आपका फैन रेगुलेटर। यहाँ पे दिख रहा है कि एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और डायरेक्ट हम लोग जो रेगुलेटर फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, डायरेक्ट का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से फैन की स्पीड को, जो फैन का रेगुलेटर होता है ना उसमें डायरेक्ट लगा होता है, जिसकी सहायता से फैन की स्पीड को हम लोग कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर ऑप्शन सी एकदम सही होता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है आपके सामने, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे बना हुआ है, ये ट्रांसफार्मर का जो कोर है, इसका कोर देख के ही हम लोग इसका नाम भी डिसाइड करते हैं। इसका कोर यदि यहाँ पे इसका कोर यदि खाली नहीं होता, मतलब कि ये खोखला नहीं होता,
ये यहाँ पे खोखला नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं उसको फेराइट कोर, उसको कहते हैं फेराइट कोर। ठीक है, यदि ये पूरा अच्छे तरीके से भरा हुआ होता तो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता, लेकिन यह जो है भरा हुआ नहीं है, ये खाली है, खाली है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एयर कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है कौन सा है, ये एयर कोर। इसमें जो हमने कोर यूज किया है उसमें क्या भरा हुआ है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको एयर कोर ट्रांसफार्मर कह देते हैं। ठीक, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड मतलब कि यहाँ पे जो आपके सामने चित्र दिया गया है, इस चित्र में कौन सा अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया गया है इस विधि द्वारा, ये आपको बताना है कि इस विधि द्वारा कौन सा अर्थ का रेजिस्टेंस टेस्ट किया, अर्थ का टेस्टिंग किया गया है। ठीक है, करंट डिवाइडिंग है या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिवाइडिंग है या फॉल ऑफ करंट है। फॉल ऑफ करंट दो बार, अच्छा फॉल ऑफ पोटेंशियल और फॉल ऑफ करंट। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बताइए कौन सा है इसमें से, करंट डिवाइडिंग है, धारा विभाजन, या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिवाइडिंग, या फिर फॉल ऑफ करंट। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, इस सर्किट में इसने बेसिकली किया क्या है, इस सर्किट में इसने बेसिकली किया ये है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए हुए हैं। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी करंट आई है और ये है हमारा ई। ठीक है, ये क्या है, ई है, ई मतलब कि यही हमारा पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल को यहाँ पे क्या करा किया जा रहा है, इसी पोटेंशियल को यहाँ पे कम किया जा रहा है, या फिर ये कहिए कि गिराया जा रहा है। ये जो दोनों टर्मिनल्स लगे हुए हैं या दोनों जो पोर्ट्स लगे हुए हैं, इन दोनों पोर्ट्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल मौजूद है, इस पोटेंशियल को हम लोग ग्राउंड में भेजने का काम कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि इसे गिराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसे कम करने का काम कर रहे हैं इस फिगर में। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को कम करना या फिर पोटेंशियल को गिराना। इस मेथड में यही चीज दर्शाया गया है, या इस फिगर में यही चीज दर्शाया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अग्नि का शमन क्या है। अग्नि का शमन क्या है, अच्छा आग बुझाना, आग बुझाना ही पूछा है। नहीं 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 नहीं, व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्यूशर ऑफ फायर। देखो यार, का हिंदी वर्जन केवल पढ़ेंगे तो हिंदी में कुछ दूसरा ही लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है स्मूथरिंग क्या होता है, तो ये तो आप सभी को बताना नहीं पड़ेगा कि स्मूथरिंग क्या होता है। ठीक है, ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। फिर भी एक बार मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई, देखिए आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे आग पकड़ी हुई हो, जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया आग। ठीक है, आग को जलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना, और यदि इसी ऑक्सीजन को हम देना बंद कर दें, इसी ऑक्सीजन को देना बंद कर दें, तो हमारी जो आग होगी वो क्या हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी, आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो जो स्मूथरिंग होता है, स्मूथरिंग क्या होता है, स्मूथरिंग यही होता है कि हम सप्लाई को, जो भी हमारी आग है उस आग में ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर दें या फिर ऑक्सीजन देना बंद कर दें। ठीक है, ऑक्सीजन देना बंद कर दें, तो ये आप यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑक्सीजन। ठीक, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के लिए क्या यहाँ पे मात्रा है, वह किसका है भाई,
वह हो जाएगा आपका कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का है ये। कूलाम्ब किसका है? कूलाम्ब आपका है इसका चार्ज का, है ना। वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड मतलब वी बाई टी। वी बाई टी किसके लिए होता है यार? और एम्पियर पर सेकेंड आई बाई टी। यहाँ पे आई बाई टी तो क्यू इक्वल टू तो आई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो ये दोनों तो कोई फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसको है? अरे वैद्युत क्षेत्र की मात्रा किसको कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र किससे जनरेट होता है? वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है आपके आवेश से ही तो। यदि आवेश नहीं रहेगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाएगी क्या? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें फ्लक्स की जरूरत होती है, सीधे सीधे उसी तरीके से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है भाई? चार्ज की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम्ब, कूलाम्ब भी होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कूलाम्ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आवेश होता है, आवेश। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है? चार्ज या फिर आवेश। और आवेश का मात्रक आप सभी को पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस? अप्लायंसेस में न्यूट्रल पाथ का क्या काम होता है? न्यूट्रल पाथ काम करता है कि जो भी सप्लाई में करंट, जो भी इक्विपमेंट या कोई भी अप्लायंसेस है उसमें करंट दी जाती है, उस करंट का रिटर्न पाथ, उस करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर का यही काम होता है ना। जैसे मान लो कि ये हमारा एक हो गया कोई अप्लायंसेस, ठीक है। ये कोई हमारा एक अप्लायंसेस हो गया, इसमें हमने इधर से फेज वायर दिया, फेज वायर दिया तो फेज से इधर से करंट इसमें गई, और जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर से करंट वापस आती है, ठीक है। न्यूट्रल वायर से करंट वापस आती है, तो यही काम होता है आपके न्यूट्रल वायर का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, धारा वापसी पथ प्रदान करना। यस, यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमको सही दिख रहा है, बाकी देख लेते हैं। रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप इन वायरिंग, प्रोवाइड वोल्टेज लेवल, मेंटेन लोड करंट कांस्टेंट। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल? ये जो आपके सामने स्केल दी हुई है, ये स्केल, इस स्केल का नाम बताना है। देखो, सबसे पहली बात, ये लीनियर स्केल तो होगी नहीं, ये लीनियर स्केल तो होगी नहीं। बिल्कुल सही बात है कि लीनियर स्केल नहीं होगी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो इसका पैमाना है वो पैमाना हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह पैमाना इसका बराबर नहीं है। देखो, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है, इसलिए ये जो स्केल है, ये स्केल क्या होगी भाई? लीनियर स्केल नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। एक्सटेंडेड स्केल, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये है कौन सी स्केल? ये है हमारी नॉन लीनियर स्केल। ये कौन सी स्केल है भाई? नॉन लीनियर स्केल। इसको देखते ही आप ऐसे पहचान जाओगे, जहां पे भी स्केल में इक्वली डिवाइडेड, मतलब कोई भी स्केल हो, उस स्केल में यदि डिवीजन इक्वली किया गया हो, हर जगह यदि इक्वली डिवाइडेड हो उस स्केल हमारी, तो वो स्केल जो होती है वो लीनियर बन जाती है। और यदि इक्वली डिवाइडेड ना हो तो वो जो स्केल होगी वो हमारी स्केल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉन लीनियर, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वली डिवाइडेड है तो ये लीनियर हो जाएगी। चल, which define the flux density is always lagging behind the magnetism force, ठीक है। मैग्नेटिज्म फोर्स में क्या बोला यार? फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। यह किसको परिभाषित करता है? देखो, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे बस इसके लैंग्वेज को समझना है आपको। तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आया? बोला है कि जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो ऑलवेज लैग करती है किससे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। मैग्नेटाइजिंग फोर्स से हमेशा लैग करती है, ठीक है। तो ये हमें इतना बस बताइए कि ये जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, ये फिगर कहाँ पे आप देखे हैं, ठीक है। और इस फिगर के द्वारा आप क्या
आइडेंटिफाई करते हो, बस ये चीज मुझे बता दो, फिर आपको तुरंत इसका नाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका एच। और यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट होते हैं इसको हम लोग कह देते हैं रेडिजुअल मैग्नेटिज्म। रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इतने पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, कोएरिसिव, कोएरिसिव फोर्स कहते हैं, है ना। और ये हो गया हमारा एच और ये हो गया हमारा बी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा डेंसिटी है, मैग्नेटिक डेंसिटी, यह एच से पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसको दर्शाता है भाई, यही तो हमारा हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस का ग्राफ है, हिस्टेरिसिस लूप का, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस लूप का ग्राफ यही तो है। तो ये जो डिफिनीशन दिया हुआ है या ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये हिस्टेरिसिस का डिफिनीशन लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं ये हिस्टेरिसिस लूप की तरफ इंडिकेट कर रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन हिस्टेरिसिस बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ देता है, यहाँ पे ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 0 दे देता है और ये पॉइंट बी दे देता है, ठीक है। और फिर इस पॉइंट को दे देगा, ये तो 0 ही रहेगा, फिर ये इधर इस पॉइंट को दे देता है ओ एच, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि इस इतने से पार्ट को, इस इतने से पार्ट को क्या कहते हैं, तो इतने पार्ट को हम लोग कोएरिसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछता है एग्जाम में कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये इतना वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रिमेन्स फोर्स या फिर रेडिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये चीज दर्शाता है कि यदि आप किसी भी एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, तो उसको उससे मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर वो तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तुरंत उसमें से पूरे चुंबकत्व का गुण खत्म नहीं होता है, जिसका आपको आप लाइव एग्जांपल ये देखे हो कि कोई भी आपका पेचकस रहता है, उस पेचकस को एक बार मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट पे ऐसे रगड़ देते हो तो कुछ देर बाद भी वो छोटे छोटे स्क्रूज को उठा लेता है ना। तो वहां पे यही रेडिजुअल मैग्नेटिज्म का क्वालिटी देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लैम्प। लैम्प का फिगर आपको क्लियरली दिख रहा है ना, यहाँ पे लैम्प का फिगर देखने में तो दिक्कत नहीं है किसी को। ये आपका लैंप है। तो पूछा है कि इसका नाम क्या है, तो बस इसका नाम केवल फिगर देख के आपको बताना है। ये इसको आपको कोर्स में बहुत अच्छे से कराया भी गया है। ये आपका एम ए टाइप का HPMV लैंप है, ठीक है, MA टाइप का, ठीक। चल, व्हाट डज सिंबल मार्क एक्स इंडिकेट। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्स क्या प्रदर्शित करता है, ये एक्स प्रदर्शित करता है कि नंबर ऑफ वायर कितने गए हुए हैं। कहीं पे भी यदि आप वायरिंग करते हैं, वायरिंग में जब कहीं पे नंबरिंग लिखा हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 4, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैं 4 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है कि इस पाथ में टोटल 4 वायर गए हुए हैं, ठीक है, टोटल 4 वायर गए हुए हैं। नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब, लिम्ब पर तारों की संख्या है, नंबर ऑफ पैटर्न है, नंबर ऑफ स्विच है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वायर ही है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर ऑफ वायर को ये चीज दर्शाता है। यदि 2 रहता है तो देखो, यदि 1 रहता है तो केवल ऐसे कर देते हैं, यदि 2 रहता है तो 2 बार कर देते हैं। जब 2 से अधिक होने लगता है, 2 से अधिक होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल ऐसे करते हैं, वहां पे नंबर लिख देते हैं। मान लो कि यदि यहाँ पे 8 वायर रहता है तो ऐसे एक बार खींच के फिर 8 लिख देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि हाँ सर ये इसमें 8 वायर है, ठीक है। चलो, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड। एमसीबी के लिए किस विद्युत उपकरण
श्रेणी का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग किया जाता है विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज। अच्छा, पूछा है कि कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें एल सीरीज का एमसीबी यूज किया जाता है, तो वो है हमारा गीजर। गीजर में हम लोग कौन सा यूज करते हैं भाई, एल सीरीज का एमसीबी यूज करते हैं गीजर में। ठीक, और यहाँ पे बोला है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं भाई, गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। और यदि एल्युमिनियम एल्युमिनियम रॉड का या फिर एल्युमिनियम का आपको सोल्डरिंग करना है तो वहां पे हम लोग KRL वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग KRL फ्लक्स का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक का यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन में। ठीक, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। क्या पूछा है भाई, केबल प्रोवाइडेड विद कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन फैक्टर पूछा है आपसे। ठीक है, फैक्टर ऑफ केबल पूछा है, फैक्टर ऑफ केबल। तो ये जो फैक्टर ऑफ केबल है, फैक्टर ऑफ केबल कितना होता है भाई, देखिए फैक्टर ऑफ केबल जनरली होना चाहिए कितना, एक। जनरली होना कितना चाहिए, एक। लेकिन ये एक ना होकर केबल के लिए कितना होता है, ये 0.81 होता है, 0.81 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड, बैटरी की कैपेसिटी हमेशा हम लोग एम्पियर आवर में मेजर करते हैं, और जो भी हमारी मोटर है, मोटर की रेटिंग हम लोग किलोवाट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर आवर देख लो, एम्पियर आवर कहीं है, एम्पियर आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम्पियर आवर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इस औजार का क्या उपयोग है। ये जो औजार आपके सामने दिख रहा है, इसका उपयोग क्या है, कटिंग द ट्विस्ट, तार को काटना है, या फिर लूजिंग एंड टाइटिंग द बोल्ट्स एंड नट, होल्ड होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, या एक्सट्रैक्ट क्या बोला है, एक्सट्रैक्टिक, अच्छा इस एक्सट्रैक्टिक नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कील निकालने के लिए। भाई इसका शेप देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसका काम ये है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी कांटे, जैसे मान लो कोई कटिया है, कटिया में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लायर के द्वारा यहाँ पे हम लोग इसको फंसाते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो यहाँ पे आके सपोर्ट मिल जाता है इसको, और ये कटिया बाहर आ जाती है। तो किसी भी कील को लकड़ी से बाहर निकालना ही काम है इस प्लायर का। ठीक है, यही काम है इसका। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, देखो जो हमारी केबल होती है, केबल में टोटल कितनी लेयर होती है भाई, टोटल 6 लेयर होती हैं, टोटल 6 लेयर होती हैं। एक हो सबसे पहले हमारा सबसे जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो होता है कोर। ठीक है, इसके बाद फिर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन, इसके बाद फिर हमारा मेटालिक सीट होता है, मेटालिक सीट, फिर हमारा होता है बेडिंग, फिर होता है हमारा आर्मरिंग। ठीक है, और लास्ट में होता है हमारा सर्विस। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है केबल का, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है सर्विस। ऊपर वाले हिस्से के जस्ट नीचे क्या होता है, आर्मरिंग होता है। ठीक, उसके बाद फिर बेडिंग होता है, उसके बाद फिर मेटालिक सीट होता है, उसके बाद इंसुलेशन होता है। यहाँ पे जो आपका कोर वाला हिस्सा है, कोर कहाँ पे है, कोर ये है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे इंसुलेशन है, यहाँ पे क्या है, आई है। ठीक है, यहाँ पे आई। ठीक है, इसके बाद फिर ये है आपका मेटालिक सीट, ये आई यहाँ तक है। ठीक है, आई यहाँ तक है, ये आपका मेटालिक सीट है, ये है आपका बेडिंग, ये है आपका आर्मरिंग, और ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये है आपका सर्विस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा कहाँ पे है, ये पूछा है ये वाला हिस्सा क्या है, तो ये है आपका बेडिंग, ये है आपका बेडिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन क्यों गिर रही है भाई, पेन तो नहीं गिरना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, गिर गया तो
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। बीआईएस के अनुसार थ्रेड की लंबाई आपसे पूछा है क्या है, ठीक है। तो कठोर कंड्यूट पे, जो भी हमारे कठोर कंड्यूट होते हैं उस पे हम लोग जनरली थोड़ा सा जो थ्रेड, जो भी हम लोग थ्रेड काटते हैं वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा काटते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा जिस बोल्ट पे तनाव रहता है उसमें थ्रेड हम लोग पतला पतला काटते हैं, ताकि वहां पे ये क्या कहते हैं ग्रिप ना बन पाए, इसलिए हम लोग थ्रेड वहां पे बहुत पतला काटते हैं। और जहां पे ये कठोर कंड्यूट मतलब बहुत ज्यादा वहां पे वेट ना देना हो तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं थ्रेड की लंबाई, इसलिए ये 11 mm से 27 mm तक हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त माइग्रेटर न ट्यूब, अच्छा माइग्रेटान ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है। जो माइग्रेटान ट्यूब यूज किया जाता है माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव ओवन में जो माइग्रेट्रान ट्यूब यूज किया जाता है उस पे वोल्टेज लेवल क्या होता है, उस पे वोल्टेज लेवल क्या होता है ये आपको बताना है। तो उस पे जो वोल्टेज लेवल होता है वो होता है हमारा 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट एसी, 3.2 वोल्ट एसी, ठीक है। 3.2 वोल्ट एसी होता है। यहाँ पे आपके सामने आवृत्ति मीटर एक दिया हुआ है, तो ये जो आवृत्ति मीटर है ये कौन सा है, ये है हमारा मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी मीटर। अब मैकेनिकली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 10-12 पार्टिकल 10-12 एल टाइप की पट्टी लगी होती है और वही वाइब्रेट करते हैं, उन्हीं के वाइब्रेशन को यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन बीएच कर्व। अब देखो यही मैं आपसे वहां पे बोला था कि जो बीएच कर्व बनाई जाती है ना, बीएच कर्व में आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे पूछा है ये वाला एक्स जो हिस्सा है इस हिस्से को क्या कहते हैं, फिर किसी एग्जाम में ये इस वाले हिस्से को पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करने वाली है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि एक्स एक्सिस पे किसको दर्शाया जाता है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा एच रहता है, वाई एक्सिस पे बी रहता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या रहता है एच, एच को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हमने अभी आपको बताया कि इस वाले हिस्से को हम लोग कोएर्सिटिविटी कहते हैं ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये इसकी बात किया होता, यदि इसकी बात किया होता तो फिर हम उसको क्या कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं ना। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से की बात किया तो ये हमारा कोरिसिव है, ठीक है। चलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा। हमने रिलक्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था एस इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन फाइव, एफ अपॉन फाइव या फिर एम एम एफ अपॉन फाइव, एफ मत लिखो एम एम एफ लिख लो, एम एम एफ अपॉन फाइव, ठीक है। जहां पे एमएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन इंटू आई लिख सकते हैं, एन इंटू आई अपॉन फाइव। तो एन क्या है नंबर ऑफ टर्न है, आई क्या है धारा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको एम्पियर, एम्पियर इंटू नंबर ऑफ टर्न, इसको मैं क्यों लिख दूं टर्न, एम्पियर इंटू टर्न अपॉन वेबर, एम्पियर इंटू टर्न्स अपॉन वेबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देख लीजिए जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस इससे यदि मैं इसको इसकी तुलना करूं इलेक्ट्रिक सर्किट से तुलना करूं तो ये जो रिलक्टेंस है रिलक्टेंस किसके बराबर होता है, वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। इसकी तुलना रेजिस्टेंस से की जाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस से की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है। जो परावैद्युत कुचालक हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर में, उसका काम क्या होता है, वो होल्ड द वोल्टेज चार्ज, होल्ड द चार्ज इन कैपेसिटर फॉर लॉन्ग पीरियड, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, या फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटेड बिटवीन द प्लेट्स, या फिर प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। तो जो हम लोग उसमें यूज करते हैं परावैद्युतांक, उस परावैद्युतांक का काम इतना होता है
जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इस कैपेसिटर के बीच में कुछ गैप होता है, इस कैपेसिटर के बीच में कुछ गैप होता है और इसी में हम लोग क्या भरते हैं, इसी में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर कह सकते हैं कि परावैद्युतांक भरते हैं। तो यहाँ से ये जो जो मटेरियल हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं, इसी से कैपेसिटर की रेटिंग भी पता चलती है कि कैपेसिटर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी पता चलता है हमको, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। किस जैसे कि यहाँ से हमारी एक करंट आई, यहाँ से हमारी एक करंट आई और करंट इधर निकल गई, तो इस करंट को इन दोनों प्लेट से करंट को टकराने से या फिर ये कहिए कि करंट को शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, ये ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, होल्ड द helps to hold the charge in capacitor for long period। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, इसका काम ये भी होता है यार कि ये चार्ज को होल्ड करेगा। चलिए यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, आपका जो एलसीबीटी बोर्ड है उसने इसी को सही माना है, तो चलिए हम भी अभी इसी को सही मान लेते हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। यूजी का फुल फॉर्म क्या है, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल में बेडिंग का क्या मतलब है। बेडिंग अभी आपने पीछे देखा, बेडिंग कहाँ पे लगा हुआ था, बेडिंग जस्ट मेटालिक सीट के नीचे लगा हुआ था, मेटालिक सीट के जस्ट नीचे लगा हुआ था। तो इस बेडिंग का काम क्या होता है, मेटालिक सीट को सुरक्षा प्रदान करे, मेटालिक सीट को सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेस, ये किसका काम होता है, ये होता है हमारा आर्मरिंग का। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल इंजरी, अच्छा ये काम होता है हमारे आर्मरिंग का, ठीक है। और प्रोटेक्ट द मेटालिक सीट अगेंस्ट कोरिजन, हाँ मेटालिक सीट को कोरिजन से बचाना, यही काम होता है हमारा बेडिंग का, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विच हीटिंग एलिमेंट इज यूज्ड इन कुकिंग रैंक। खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा नाइक्रोम। हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, नाइक्रोम का यूज करते हैं। हीटर में जो आप वायर यूज करते हो वो कौन सा वायर होता है, वो नाइक्रोम का ही वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लाइटनिंग सर्किट। ये जो लाइटनिंग सर्किट आपके सामने दिया हुआ है उसका नाम पूछा है। तो देखो यहाँ पे आगे जो भी लगे हुए हैं ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके टू वे स्विच हैं, ये सभी के सभी आपके टू वे स्विच है, टू वे स्विच। फिर ये भी आपका टू वे स्विच है, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो या सर्किट के शुरू में एक आपका सिंगल वे स्विच है, सिंगल वे स्विच, ठीक है। क्या है ये, सिंगल वे स्विच दिया हुआ है। और बाकी आगे जितने भी आपके सर्किट, जितने भी आपके स्विचेस लगे हुए हैं, सारे के सारे स्विचेस कौन से हैं, सारे के सारे स्विचेस टू वे हैं। तो अक्सर ऐसा देखने को कहाँ पे मिलता है, जब आप किसी बड़े हॉल के गोडाउन में जाते हो, तो इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा एंट्री गेट होता है, इधर हमारा एंट्री होता है, और हम फिर इधर से बाहर निकल जाते हैं, इधर से फिर बाहर निकल जाता है ना। तो शुरू में घुसते टाइम जब हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग सिंगल लगा सकते हैं, लेकिन जैसे इधर आएंगे, इधर सभी के सभी स्विच कैसे लगे होने चाहिए, सभी के सभी स्विच टू वे होने चाहिए। तो वो हो जाता है हमारा गोडाउन वायरिंग, ठीक है। और ये कौन सी वायरिंग दी हुई है, ये वायरिंग भी आपकी गोडाउन वायरिंग ही है, ठीक है। कि एक तरफ से आप एंट्री कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, पीछे का स्विच बंद करते जा रहे हो। जब आप यहाँ से आप इधर आ गए तो इधर के स्विच को बंद कर दिया, फिर यहाँ से आप और आगे आ गए तो फिर इधर के स्विच को बंद कर दिया, फिर यहाँ से आप इधर निकल गए तो फिर यहीं से आपने सारे स्विच बंद कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी गो डाउन वायरिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग।
क्रिम्पिंग का एडवांटेज क्या होता है? अवॉइड लॉसेस कनेक्शन, ढीले संयोजन को टालना, भार धारा कम करना या आसानी से बदलना, या फिर साफ सुथरा रूप देता है। क्रिपिंग का काम क्या होता है? क्रिपिंग का काम इसमें से क्या हो सकता है? क्रिपिंग का काम इसमें से क्या हो सकता है? तो जितना ऑप्शन दिया हुआ है, यदि थोड़ा सा भी होशियार कोई बच्चा होगा तो वो ऑप्शन देख के समझ गया होगा कि सर इसमें कौन सा सही है। क्योंकि साफ सुथरा करना तो ये तो भाई मेंटेनेंस का काम हो गया, ठीक है। आसानी से बदलना ये कुछ है नहीं। भार 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 धारा को कम करना, ये तो भार धारा को कम करना या फिर अधिक करना ये आपका सिटी का काम है। तो यहाँ पे अवॉइड लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन को खत्म करना या लूज कनेक्शन को हटाना ही क्या कहलाता है? लूज कनेक्शन को हटाना ही क्रिपिंग कहलाता है, ठीक है। व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट? ये जो आपके सामने दिया हुआ है फॉर्मूला, फॉर्मूला दिया हुआ है m इज इक्वल टू जेड अपॉन आई टी, m इज इक्वल टू जेड अपॉन आई टी, ठीक है। जेड अपॉन आई टी दिया हुआ, तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जेड क्या दर्शाता है? इस फॉर्मूले में जेड क्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो m है ना, ये जो m है, ये m तो हमारा एक तरह से है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉस को दर्शाता है, ठीक है, कि एक सेकेंड में कितने मॉस का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। बाकी I क्या है? I हमारा करंट है और T क्या है? टाइम है। लेकिन ये जो Z है, Z क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स का विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। यहाँ पे ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? ECE होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? चांदी का रासायनिक विद्युत तुल्यांक क्या होता है या फिर कितना होता है, ठीक है। देखो, चांदी, चांदी को आप सभी जानते हो कि जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। इसी का कंडक्टेंस जो है 100% होता है। और इसी के बाद जो भी हम जितने भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सभी कंडक्टर की चालकता इससे तो कम ही होती है। इसलिए इसका जो रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? वो होता है हमारा बी, ठीक है, 1.182, 1.1182, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ई से ए पूछा है, ई सी ई का यहाँ पे यदि फुल फॉर्म यदि आप लोग लिखना चाहें तो फुल फॉर्म क्या लिख देंगे भाई? ई सी ई, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो ये तो आप सभी को पता भी होगा, या फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है ECE, ठीक है। देखो ECE यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखते देखते भी आप आगे समझ जाएंगे। नहीं देखेंगे, यदि आपको फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। चल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इग्नेटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में इग्नेटर का क्या काम होता है या वो किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिक्रीज द रनिंग करंट, रनिंग करंट को कम करना है, या फिर इंक्रीज द रनिंग वोल्टेज, या जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। यस, हाई वोल्टेज जनरेट करना, हाई वोल्टेज पल्स को जनरेट करना स्टार्टिंग के समय, यही काम होता है इग्नेटर का। जब मर्क्यूरी लैंप को स्टार्ट किया जाता है, सोडियम सॉरी जब सोडियम वेपर लैंप को स्टार्ट करना होता है उस समय हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, और वही काम कर देता है हमारा इग्नेटर जो सोडियम वेपर लैंप में लगा होता है, ठीक है। चलो, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है, 29 होता है। तीसरे कक्ष की बात किया है, 2, 8, 18, 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हो गया, तीसरे में 18 होते हैं, चौथे में 1 होता है, तीसरे में 18। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप? 4 को हम लोग क्या कहते हैं भाई? देखो कोर, ये तो सिंपल कोर की बात कर दिया। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा बोले तो 2 पेयर। भाई किसी भी चीज का पेयर बोल दिया जाए तो वहां पे बात कितनी की जाती है? एक ही तरह के 2 चीजों की। ठीक है, और यदि वहां पे बात कर दे क्वाड की, वहां पे बात कर दे क्वाड की, तो क्वाड के कितने को बोलते हैं भाई? क्वाड बोलते हैं हम लोग 4 को। ठीक है, यदि एक ही तरह के 4 चीजें एक साथ हैं तो वो हो जाता है हमारा क्वाड। ठीक है, और बाकी लेयर तो एक एक परत होती है, एक एक परत को हम लोग लेयर कहते हैं। ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। Which type of joint is used in overhead line for high tension strength? हाई टेंशन स्ट्रेंथ में कौन सा हम लोग कनेक्शन, कौन सा ज्वाइंट यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। हाई टेंशन लाइन में हम लोग हमेशा हमने आपको बताया था जब केबल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, उसी में आपको जब ज्वाइंट आया था तो वहां पे बताया था कि हाई वोल्टेज में हाई टेंशन के लिए, हाई टेंशन के लिए हम लोग वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं भाई? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जोड़ यूज करते हैं। ठीक, चल। हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ठीक है, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो देखो, जो हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है ये एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों को मापता है या दोनों को मेजर करता है। ठीक है, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट सप्लाई, मतलब कि बैटरी वाली सप्लाई और ये बिजली की जो करंट है, दोनों करंट को ये मेजर करता है। ठीक है, तो बोला है कि कैसे पहचान करेंगे? टर्मिनल मार्क, उसके टर्मिनल को प्लस से और माइनस से दर्शा के ऐसे किया जाता है क्या? नहीं, ये तो किया जाता है डीसी में। ठीक है, डीसी में हमें प्लस माइनस की मार्किंग करनी बहुत जरूरी होती है। यदि मार्किंग नहीं की गई है तो इक्विपमेंट हमारा तुरंत खराब हो जाएगा। जैसे ही आप उसमें गलत कनेक्शन करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि इक्विपमेंट हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ यदि एसी का है तो वहाँ पे कम पॉसिबिलिटी रहती है खराब होने की। ठीक है, फिर बोला है कि नो टर्मिनल मार्किंग, नो टर्मिनल मार्किंग ये हमारे काम लायक चीज है। अगला देख लेते हैं कि वन टर्मिनल कलर्ड रेड, नहीं, टर्मिनल मार्क पॉजिटिव ओनली, नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कोई मार्किंग नहीं की गई होती है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स नहीं बनाया जाता, या टर्मिनल्स को पहचानने का कोई वो नहीं होता है, सिंबल नहीं होता है। ठीक है, उसमें बस केवल इतना बना देता है, कहीं कहीं पे जो एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में बस ऐसे कर देता है। ठीक है, बस ऐसे एक सिंबल बना देता है, तो इससे पता चल जाता है हमें कि एसी और डीसी ये दोनों को मेजर कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे किया रहता है। और यदि केवल पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो पीएमएमसी में बस केवल ऐसे सिंबल रहता है, या फिर वहां पे डीसी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये तरीका है पहचानने का पीएमएमसी और एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट को।